Hello friends, welcome to Ramp Up Classes. Myself is Mani Kumar and let's get started. So friends, आज की शुरुआत क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन देख सकते हैं जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर्स टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर। वाई? जो अभी की जो फार्मिंग मेथड है, जो न्यू फार्मिंग मेथड जिसमें हम हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की सीड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या फिर हम एडवांस इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं ये हमें आजकल की जो फार्मिंग मेथड है, जो फार्मिंग के जो तरीके हैं, ओके, कल्टीवेशन के, उसमें ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा लैंड क्या है, फिक्स्ड है, और फिक्स्ड लैंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं तो आपको न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन, न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग एंड हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो आप नीचे जो फिगर देख रहे हैं, आप ये फिगर देख सकते हैं। तो ये फिगर अपने आप में उस क्वेश्चन का आंसर है। कैसे? ये एनसीईआरटी में आपके दे रखा है ये फिगर। तो जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, जैसे हैवी मशीन, ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ कर रहे हैं हम। उसके बाद हम पूरा का पूरा एक क्योंकि हमें इरिगेशन के लिए जो ट्यूबवेल्स, जो पानी आ रहा है वो अंडरग्राउंड वाटर से आ रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? डैम्स चाहिए, उसके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा। तो एक बहुत बड़ा वो खर्च है जो हमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड से। वहीं दूसरी ओर, जैसे कि ये तो मैंने आपको कहा था कि ठीक है, ये चीज़ें हमें, अगर मैं एक बार ये चीज़ें लगाता हूँ, अगर मैं मान लीजिए कि मैं एक बहुत बड़ा लैंड ओनर हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ें करने की क्षमता है, तो मैं मान लीजिए ये चीज़ें कर लेता हूँ। ये सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड को मैं अप्लाई कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ और फार्मिंग अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता हूँ। तो प्रोडक्शन तो हमने बढ़ा लिया, परंतु इससे मैंने कहा था कि कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। तो इससे डिसएडवांटेज क्या थे? वो डिसएडवांटेज ये हैं कि हमारा जो सॉइल है वो इनफर्टाइल होने लगता है, उसकी वो जो सॉइल है वो सलाइन होने लगता है धीरे धीरे, और हमारा अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट होने लगता है। दूसरी बात, मैंने आपको एक फिगर भी बताया था, अगर आप पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे, सेकंड वाले वीडियो में, तो वो जो सलाइन होने की जो प्रक्रिया है, मैंने वो फिगर से आपको समझाने की कोशिश की थी। लेकिन मैं फिर से एक कोशिश करता हूँ कि आप इस फिगर के थ्रू इस सैलिनिटी को समझ लें। तो देखिए फ्रेंड, ये जैसे मान लीजिए कि आपका क्रॉप है, ओके। अब इस क्रॉप में क्या किया आपने कि फर्टिलाइजर्स यूज़ किया। न्यू फार्मिंग मेथड के हिसाब से आपने फर्टिलाइजर्स यूज़ किया, ठीक है। लेकिन ओल्ड फार्मिंग मेथड, जो ट्रेडिशनल हमारा मेथड था, जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा, तो ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या यूज़ करते थे? हम काउडंग यूज़ करते थे या फिर कोई भी नेचुरल मैन्यूर यूज़ करते थे। तो ट्रेडिशनल मेथड में काउडंग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये सॉइल में जाता है, ओके। अब इसमें जो भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं, जो इस मैन्योर में, काउडंग्स वगैरह में जो मिनरल्स प्रेजेंट है, वो प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्लांट के रूट्स जो हैं वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो ये सॉइल में मिक्स होते हैं, और सॉइल में जो अर्थवॉर्म्स हैं या फिर जो भी इसमें बैक्टीरियाज पाए जाते हैं वो इसको, इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को सॉइल सॉल्यूबल बना देते हैं, ठीक है। वाटर में सॉल्यूट करके, सॉल्यूबल बना के इसको सॉइल जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, और इन टर्न बाद में प्लांट के जो रूट्स होते हैं सॉइल से उस सारे मिनरल्स को, जो भी उनके नेसेसरी मिनरल्स हैं, उसको ले लेते हैं। बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो फर्टिलाइजर्स हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। तो ये सॉइल में प्रेजेंट जो अंडरग्राउंड वाटर्स है, जो सॉइल में प्रेजेंट जो वाटर्स है, उसमें वो सॉल्यूबल हो जाते हैं और ये डायरेक्ट प्लांट को मिनरल्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो सॉइल हो गया वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो इनफर्टाइल होने लगा। क्यों? क्योंकि सॉइल को जो मिनरल्स मिलना चाहिए वो सॉइल को तो मिलेगा नहीं, वो डायरेक्ट किसे मिल रहा है? प्लांट को। बाद में क्या होता है कि ये जो मिनरल्स होते हैं ये लीचिंग प्रोसेस के थ्रू, लीचिंग प्रोसेस आपको फ्रेंड्स आगे फर्दर क्लासेस में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, परंतु अभी आप बस इतना समझें कि लीचिंग प्रोसेस के थ्रू ये जो भी मिनरल्स हैं ये धीरे धीरे कहाँ चले जाते हैं? ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाते हैं, और ये ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो गया और सॉइल भी हमारा सलाइन होने लगा। तो अगर उसके एडवांटेज हैं, जो कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में भी बताया कि इसके अगर एडवांटेज हैं तो इसके डिसएडवांटेज भी बहुत है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो पालमपुर के जो लोग हैं, ये कहानी सिर्फ पालमपुर की नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये कहानी भारत में के हर गांव की है। तो पालमपुर में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लगभग आप देख सकते हैं बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पालमपुर में। कैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है? अगर कहीं देख रहे हैं कि छोटे छोटे लैंड है,
जो हैं, जो कोई लैंड ओनर जो हैं वो बहुत छोटे छोटे लैंड के ओनर हैं, तो कहीं किसी के पास बहुत बड़ा लैंड है, कहीं किसी के पास रेक्टेंगुलर, कहीं किसी के पास, आप देख रहे हैं कोई छोटा कोई बड़ा, बहुत। तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन पालमपुर में बहुत अनइवन और अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके फ्रेंड्स, तो इससे जैसे कि आप ये, जैसे मैंने ये 3 पार्ट कर रखा है, तो आप एक आपके में स्टोरी दे रखी है एनसीईआरटी में, वो स्टोरी है गोविंद की। तो गोविंद जो है उसके पास कभी ये पूरा लैंड हुआ करता था, ये पूरा। ओके, तो ये पूरा लैंड गोविंद का हुआ करता था और उसके 3 बेटे थे। बाद में गोविंद के गुजर जाने के बाद वो तीनों बेटे आपस में लैंड को बांट लेते हैं। गोविंद जब ये पूरा लैंड जो उसका था, पूरे लैंड का वो ओनर था, और जब उसके बच्चे छोटे थे, तो इससे होने वाले जो प्रोडक्शंस थे उससे वो कुछ प्रोडक्शन से कुछ सरप्लस वो बचा लेता था, जिसे वो मार्केट में बेचता था। सरप्लस किसे कहते हैं फ्रेंड? जब अपने आप परिवार का भरण पोषण करने के बाद कुछ बचा लेते हैं, डेट इज़ कॉल्ड सरप्लस। मीन्स आपकी पूर्ति कर लेने के बाद, आपके जो नीड है उसको फुलफिल कर लेने के बाद जो एक्स्ट्रा आपके पास रह जाते हैं वो सरप्लस है। तो ये सरप्लस वो मार्केट में बेचा करता था। परंतु बाद में जब उनके बच्चे हुए, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चों ने आपस में 3 भाग में से बांट लिया, गोविंद के बच्चों ने। तो उनके पास 2.25 हेक्टेयर का लैंड हुआ करता था, बाद में ये 0.75 हेक्टेयर का लैंड हो गया। अब उनके बच्चे जो इसमें प्रोडक्शन कर रहे थे, अब उनकी क्योंकि फैमिली तो बढ़ गई, तीनों के अपने अपनी फैमिलीज थी, और प्रोडक्शन जो था वो तो घट गया, क्योंकि पहले 2.25 हेक्टेयर में होता था, अब 0.75 में एक फैमिली है। तो उनकी जो सब्सिस्टेंस, जैसे आप कहते हैं कि अपनी फैमिली के लिए जो भरण पोषण था वो भी उनसे नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, उन्हें एक्स्ट्रा काम करने पड़ते थे, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी वर्क करने पड़ते थे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर उन्होंने एक बफेलो खरीद लिया है, तो एक भैंस का वो दूध भी बेच रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उस भैंस को एज अ ट्रांसपोर्टेशन, उस बफेलो को एज अ ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये कहानी है। दूसरी बात यह है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब ये लैंड तो है, लैंड की कहानी तो हमने पूरे वीडियो में देखी है, पिछले के वीडियो में। लेबर कहाँ से आएंगे? लेबर, तो लेबर जब मैंने बात की तो स्किल्ड और अनस्किल्ड 2 तरह के लेबर की बात की। स्किल्ड लेबर की यहाँ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड नॉलेज की तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो फार्म लेबरर हैं वो अनस्किल्ड लेबरर होंगे, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। अब जो अनस्किल्ड लेबर है वो कहाँ से आएंगे? लैंडलेस फार्मर्स। तो लैंडलेस फार्मर्स जो हैं वो लगभग हमारे भारत में 80% है, मतलब जिनके पास या तो छोटा लैंड है या वो लैंडलेस है। लेकिन जो बड़े लैंड ओनर हैं वो 20% है। अब बड़े लैंड ओनर के पास जो है, जैसे मान लीजिए कि जो छोटे लैंड ओनर हैं या फिर जिनके जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, वो बड़े लैंड ओनर के पास वर्क करते हैं, ठीक है, जब बीज लगाया जाता है और जब हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब सोइंग पीरियड में और हार्वेस्टिंग पीरियड में वो वर्क करते हैं, और जो बीच का गैप होता है उसमें वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस तरह के एम्प्लॉयमेंट को हम क्या, इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब आप किसी एक सीज़न में, जिस समय क्रॉप होता है उस समय आप अगर एम्प्लॉयड हैं, और अगर आप खेती कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, सोइंग सीड्स कर रहे हैं या इरीगेशन कर रहे हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, किसी पर्टिकुलर सीजन में आप एम्प्लॉयड है, बाकी समय में आप क्या है? अनएम्प्लॉयड। तो दीज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने क्या बोला कि जो लैंडलेस लेबरर हैं, जैसे एक और स्टोरी आपके में दे रखी है, डाला और रामकली की स्टोरी। तो डाला और रामकली आपस में बात कर रहे हैं, आप फिगर देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है। तो डाला और रामकली आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो डाला रामकली से क्या कह रहा होता है कि इस बार हमें जो है वो इतना पैसा नहीं मिल पाया कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, तो हमें क्या करना होगा? हमें जो पैसे हैं वो उधार लेने होंगे। किससे उधार लेने होंगे? लैंड ओनर से, जो बड़े लैंड ओनर हैं उनसे उधार लेने होंगे। तो वो लगभग 1000 वो उनसे उधार लेता है। और रामकली भी दूसरी ओर क्या बोलती है कि मेरी भी लगभग वही हाल है और मुझे भी उधार लेने की ज़रूरत है, और वो भी 2000 रुपये उधार लेती है। अब बात यह होता है कि इनके लैंड जो है बहुत छोटे हैं। दूसरी ओर लैंड ओनर क्या कहता है कि आपको मेरे ही ज़मीन पे काम करना पड़ेगा, और आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि लेबर जो है, लेबर को जो वेजेस है फार्म लेबरर्स को, उनको देना है 300 पर डे। ओके, ये गवर्नमेंट ने तय कर रखा है, बट क्योंकि एक ही काम को करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिसको कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, मैं आपको सिर्फ वर्ड जो है, आपको इन वर्ड से अवगत करा दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ ये वर्ड
आपको आगे फ्यूचर में बहुत काम देंगे। आपको फर्दर जितने भी क्लासेस आप आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, उसमें इस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप पढ़ेंगे। जैसे मैंने सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का, कि एक काम को करने के लिए 4 बंदे 5 बंदे, मान लीजिए किसी काम को करने के लिए 2 ही बंदों की ज़रूरत है और उस काम को कर रहे हैं 4 बंदे, उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ, तो बैक टू स्टोरीज। तो मैंने क्या कहा कि रामकली और डाला जैसे लोग जो हैं वो उधार ले रखे हैं उन्होंने, किससे, लैंड ओनर से। अब लैंड ओनर कहता है कि तुम इस काम को करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मेरे खेत में काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मैं तुम्हें ही उधार क्यों दूँ, मैं दूसरों को क्यों ना दूँ। तो वो कहते हैं कि मैं आपको बहुत ही चीप रेट पे आपके लैंड में काम कर लूँगा, जैसे डेट इज़ 100 रुपीज़ पर डे। ओके, कहाँ 300 और 100 रुपये पर डे पे वो काम करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ख़रीदने के लिए, वो HYV सीड, वो फर्टिलाइज़र, वो पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए उन्हें पैसे चाहिए। वो पैसे उन्हें कौन देगा? वो बड़े लैंड ओनर देंगे, और वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे 24%, 25% पे वो लोन उन्हें दिया करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो डाला और रामकली जैसे लोग हैं वो एक वीसीएस साइकिल में फंस जाते हैं। कैसी वीसीएस साइकिल? कि वो मान लीजिए कि किसी कोई छोटा सा उनका लैंड है, मान लीजिए कोई छोटा सा लैंड है जिस पे डाला और रामकली का अपना लैंड है, और कोई बड़ा लैंड है, ये कोई लैंड ओनर का लैंड है। अब इस पे भी उन्हें काम करना है और अपने लैंड पे भी काम करना है, और सोइंग सीज़न और हार्वेस्टिंग सीज़न सेम है, तो उन्हें काम तो बहुत ज़्यादा करना होता है, प्लस उन्हें अपने बच्चों को भी देखना होता है, रामकली और डाला को बच्चों का भी भरण पोषण करना होता है। तो क्या होता है इससे कि वो मान लीजिए कि वो अपने खेतों पे काम करते हैं और फिर वो कहाँ आते हैं, लैंड ओनर के भी खेतों पे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट उन्हें अपने लैंड से होना चाहिए उतना प्रॉफिट उन्हें नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जितना फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, मान लीजिए वो उतना फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड वो नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, उनका प्रोडक्शन भी उतना नहीं हो पाता क्योंकि उनके जो लैंड है वो बहुत ही छोटे हैं, सरप्लस नहीं हो पाता। वो अपने सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, वो लगभग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो फार्मिंग करते हैं। यहाँ से कुछ जो पैसे उन्हें मिल जाते हैं वो इंटरेस्ट में चले जाते हैं। मान लीजिए 100 रुपीज़ उनका पर डे का है, तो वो 24%, 25% इंटरेस्ट है, तो ये तो इंटरेस्ट में चले गए। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है जितना उन्होंने लिया था 1000, 2000, अगले साल वो क्या होगा, फिर इंटरेस्ट रेट तो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वो कंटिन्यूस पे उनके लैंड ओनर के लैंड पे काम करते रहते हैं, और उनके गुजर जाने के बाद उनके बच्चे काम करते हैं। मान लीजिए डाला और रामकली के गुजर जाने के बाद क्या होगा, उनके बच्चे यहाँ काम करेंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन। तो ऐसे करते करते ये क्या हो जाता है, एक तरह से बेगार सिस्टम, फोर्स्ड लेबर हो जाता है। अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में, या फिर आप अपने क्लासेस में ही, मतलब जब पॉलिटी आप पढ़ेंगे सिविक्स, तो आपको पता चलेगा आर्टिकल 123 है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें कि फोर्स्ड लेबर जो है उसको प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, हमारे फाउंडिंग फादर जो हैं, जो बाबा अम्बेडकर साहब, उन्होंने आर्टिकल 23 लिखा जिसमें उन्होंने फोर्स लेबर को या बेगार प्रथा को एबॉलिश करने की बात की है। ठीक है, तो इसलिए बैंक जो होते हैं वो बहुत ही मिनिमल रेट पे है, इंटरेस्ट पे, और सरकार के कहने पे सरकार बहुत सारी स्कीम्स निकालती है जिसकी वजह से लैंडलेस जो लेबरर हैं या फिर जो छोटे स्मॉल लैंड ओनर हैं उनको बहुत ही चीप रेट पे, बहुत ही कम रेट पे वो लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये तो बात हो गई हमारे लेबरर्स की। अब देखिए, अब जैसे हम बात करते हैं कि कैपिटल की, तो हमारा लैंड हो गया, लेबर हो गया, अब हम कैपिटल पे आते हैं। तो कैपिटल अगर हम बात करें तो जहाँ छोटे फार्मर्स हैं, मैं अगर छोटे फार्मर्स की बात करूं तो उनके लिए जो कैपिटल है, कैपिटल हमने फ्रेंड्स पढ़ा था 3 तरीके के होते हैं। क्या क्या पढ़ा था? फिजिकल, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल, अगर मान लीजिए ये जो फार्मर्स हैं जो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मिंग यूज़ कर रहे हैं, तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मिंग में उन्हें के लिए जो वर्किंग कैपिटल है, जो उन्हें हमेशा चाहिए, वो क्या है? वो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स है, प्लस वो इरीगेशन है, वो ट्यूबवेल्स हैं, वो डैम्स हैं, और जितने भी इरीगेशन के न्यू टेक्नोलॉजी हैं वो उनके लिए वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि कंटिन्यू चाहिए उन्हें। दूसरी तरफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है? उनका लैंड जो है वो फिक्स्ड कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल की मैं बात करूँ तो ट्रैक्टर, जैसे वो हार्वेस्टिंग के वक्त काम देगा, थ्रेशिंग के वक्त काम देगा, सोइंग सीजन में काम देगा, तो ये क्या है? उनका फिजिकल कैपिटल है।
और जो टूल्स यूज़ करते हैं वो, ठीक है, फॉर प्लॉइंग और फॉर मेंटेनिंग द ट्रैक्टर्स एंड अदर थिंग्स, वो क्या है उनके फिजिकल कैपिटल में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये कैपिटल, जैसे आपकी किताब जब एनसीईआरटी आप उठाएंगे तो उसमें फिजिकल, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल को अलग अलग कहानियों में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है अलग अलग कहानियों के थ्रू आपके सामने रखा गया, उससे पूछा गया है। जैसे कि मान लीजिए एक शुगर केन का व्यापारी है, तो वो शुगर केन यूज़ करता है। शुगर केन वो क्या करता है कि शुगर केन जो किसानों से खरीदता है उसका जैगरी बनाता है और वो रायगंज और शाहपुर के इलाके में बेचता है, तो उससे उससे बहुत ही मिनिमल प्रॉफिट होती है। अब वो कहता है कि एनसीईआरटी पूछता है कि क्यों उससे बहुत कम प्रॉफिट होती है। तो पहली बात तो ये कि शुगर केन का प्रोडक्शन जो है पालमपुर के लोग बहुत ही कम करते हैं। दूसरी बात, वो साल में एक बार होता है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि वहाँ पे जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की सीड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ जो बड़े लैंड ओनर होते हैं वही ज़्यादातर जो है शुगर केन का प्रोडक्शन कर पाते हैं। छोटे लैंड ओनर और लैंडलेस लेबरर्स तो बेचारे वो शुगर केन प्रोडक्शन कर नहीं सकते। और पालमपुर की जो 200 एकड़ हेक्टेयर की जो लैंड है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है लैंड, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें कर नहीं सकते। तीसरी बात क्या है, चौथी बात क्या है कि HYV सीड जो मैंने बोला था वो वीट और राइस में है, नॉट इन शुगर केन। तो शुगर केन का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ जो मिश्री लाल है, जब आपके बुक में जैसा दे रखा है मिश्री लाल, तो जो मिश्री लाल है ये जो प्रोडक्शन करता है वो किसकी करता है, वो जैगरीज, मतलब वो उसने मशीन खरीद रखा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, वहाँ पे वो क्रश करता है शुगर केन को और उससे जो जैगरी बनती है वो शाहपुर और रायगंज के इलाके में वो बेचता है। तो इसके लिए जो वर्किंग कैपिटल है जो हमेशा उसे चाहिए वो क्या है, शुगर केन और इलेक्ट्रिसिटी। फिक्स्ड कैपिटल इसका क्या है, वो बिल्डिंग जिसके नीचे उसकी मशीन्स लगी है। दूसरी उसकी वो मशीन्स, वो खुद ही फिक्स्ड कैपिटल है। तीसरी जो टूल्स वो यूज़ करेंगे उस मशीन को रिपेयर करने में, बिल्डिंग रिपेयरमेंट में, रेनोवेशंस में, तो ये क्या है उसके फिजिकल कैपिटल हो गए, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल तो मैंने आपको बता दिया, शुगर केन्स वगैरह उसके वर्किंग कैपिटल्स हैं। ओके, तो ये फ्रेंड्स तो बात हो गई आपके कैपिटल्स की। अब फ्रेंड्स इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा, फार्मिंग के अलावा भी जो पालमपुर के लोग हैं या फिर इंडियंस जो भी हैं, हमारे भारतीय जो हैं, वो और भी चीज़ें करते हैं। क्या क्या करते हैं, तो मैंने जैसे बोला कि अब के समय में, आज के ज़माने में आपका ये जो पूरा गुज़र बसर है ये सिर्फ लैंड से नहीं होने वाला। तो अगर लैंड से आपका ये गुज़र बसर नहीं होने वाला तो आप क्या करेंगे, आप एक्स्ट्रा कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप सीजनली जो है अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि आप या तो हार्वेस्टिंग पीरियड और सोइंग पीरियड में आप बिजी रहेंगे, एम्प्लॉयड रहेंगे। इसके बाद आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप क्या करेंगे, या तो आप छोटी सी दुकान लगाएंगे विलेज पालमपुर में, ठीक है। जैसा कि लोग आपने देखा भी है कि लोग करते भी हैं, छोटा दुकान लगाते हैं जहाँ किराना का स्टोर होता है, जहाँ आपको चावल गेहूँ ये सब चीज़ें मिलती हैं। या फिर एक एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन दे रखा है आपके किताब में, वो एक कंप्यूटर का एक छोटा सा एजुकेशन हब खोलता है जहाँ पे वो कंप्यूटर सिखाता है लोगों को। ओके, तो वहाँ 2 औरतें होती हैं जो कंप्यूटर जानती हैं, एप्लीकेशन जानती हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन सीख रखा है उन्होंने पालमपुर में, तो उन्हें वो हायर करता है। और फिर धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो पालमपुर से जो कॉलेज जाने लगते हैं शाहपुर, तो वो बच्चे पढ़ने के लिए आ जाते हैं। अब ये बच्चे पहले क्यों नहीं आ रहे थे यहाँ पढ़ने, तो ये पढ़ने इसलिए नहीं आ रहे थे पालमपुर में, क्यों, क्योंकि पालमपुर पहले डेवलप नहीं था। क्यों, पहले पालमपुर में मान लीजिए प्राइमरी स्कूल नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, धीरे धीरे कॉलेजेस आए, प्राइमरी स्कूल्स हैं, वो भी कॉलेजेस हमारे पालमपुर में नहीं, शाहपुर में, ठीक है। फिर धीरे धीरे अब लोगों के पास भी सरप्लस नहीं था, क्यों, लैंडलेस ओनर्स जो थे, जो लैंडलेस लेबरर थे या जो स्मॉल लैंड ओनर थे, उनके पास सरप्लस नहीं था कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। अब क्योंकि वो अलग से कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि एक बफेलो उन्होंने ख़रीद लिया, अब वो बफेलो वो ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ कर रहे हैं, उसका वो डेयरी में भी यूज़ कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, वो मिल्क भी बेच रहे हैं, तो उन्हें सरप्लस जो है वो मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छे कॉलेजेस में, और वो अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे कुल मिला के जो बातें थी फ्रेंड्स, ये आपके पालमपुर, द विलेज ऑफ पालमपुर की स्टोरी थी। ये ऑलमोस्ट हमारे भारत में हर एक गांव की स्टोरी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा नेक्स्ट सेशन में, मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी एनसीईआरटीज़ के सारे क्वेश्चन हैं मैं आपको सॉल्व कर दूं आपके लिए, और इन बिटवीन जितने भी चैप्टर्स के इन बिटवीन जो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। तो आप बेफिक्र रहें और स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।